अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मक्के की फसल में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और उसका निदान। फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों का जैविक तरीके से नियंत्रण। अपने प्रदेश के बहुत से किसान भाई मक्के की खेती किए हुए हैं और इस समय फसल में कुछ पोषक तत्वों की कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से फसल की बढ़वार और उपज दोनों पर विपरीत असर पड़ेगा। तो किसान भाइयों, इन पोषक तत्वों के कमी की लक्षण की पहचान कर इसका निदान आप कैसे करें, इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत सिंह से। हमारे किसान भाई जो मक्का लगाते हैं खेत में, मक्के पर वो विभिन्न तरह के दवाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो दवा का प्रयोग कर रहे हैं उस दवा के बदले अगर कुछ पोषक तत्वों का पर भी अपना ध्यान दें तो बेहतर परिणाम पाएंगे। हमारे पास जो भी 16 आवश्यक पोषक तत्व हैं जिसको पौधा लेकर के अपना जीवन चक्र को पूरा करता है, उसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैग्नीशियम, इसका जो है लक्षण जो पुराने पत्तियों के ऊपर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो भी पोषक तत्व है उसका लक्षण जो है नए पत्तियों के ऊपर अपना विभिन्न रूप में लक्षण दिखाई देता है। उसको हमें पहचानने की जो सख्त जरूरत है। मक्का की खेती बिहार में बड़े पैमाने पर की जाती है और कई किसान इसकी खेती तीनों मौसम में करते हैं, जिससे भूमि में पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और ये फसलों की बढ़वार और उत्पादन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभावित करती है। और इसलिए मक्के के पौधे की उर्वरक मांग को जानना बेहद जरूरी है और किसान अक्सर यहीं चूक कर जाते हैं। पौधे और पत्तियों पर इनकी कमी के लक्षण साफ दिखाई देते हैं। तो किसान भाइयों, आप मक्के के पौधों की उर्वरक मांग को कैसे पहचानेंगे, आइए जानते हैं। जैसे अगर हम नाइट्रोजन पोषक तत्व लेते हैं जो कि मृदा में बहुत ज़्यादा मात्रा में चलायमान होता है, ये अपना लक्षण जो दिखाता है, अगर पत्ता निचला पत्ता उल्टा भी कलर, जिसे जो अंग्रेजी का भी शेप होता है, उसमें उल्टे की तरफ का अगर नस जहाँ पर है उसके पास से ऊपर की तरफ सूखते हुए जाते हैं तो उसको हम मानते हैं कि नाइट्रोजन की कमी की वजह से है, यूरिया की कमी की वजह से है। ये सेकेंड स्टेप है। पहले अवस्था में जो पत्ती है पीला होती है और पीला होने के बाद उसमें से जो उल्टे भी के आकार का लक्षण दिखाई पड़ता है। दूसरा, अगर कुछ किसान भाइयों खेत को देखा जाए, मक्के की पत्ती जो है पूरा बैंगनी दिखाई पड़ता है, पत्ती के अलावा तना भी बैंगनी कलर का हो जाता है। वो जो है पूरी तरह से फास्फोरस की कमी का लक्षण है। उस फास्फोरस को अगर उचित मात्रा में अगर फसल लगाने से पहले आप दिए होते मिट्टी में तो उसका लक्षण ये नहीं आ पाता। इसके अलावा एक लक्षण मिलता है आपको कि पत्ती जो है ऊपर की तरफ से नीचे सूखती हुई अवस्था में आती है, यानी कि भी जो उल्टा अगर अंग्रेजी के भी शेप कर दिया जाए उस तरह का नोक की तरफ सूखेगा और पत्ती के किनारे किनारे पीछे की तरफ सूखते हुए जाएगा। ये जो लक्षण होता है पोटास की कमी का लक्षण होता है। आगे हम बढ़ते हैं तो देखें, जो जिंक एक हमारा बहुत ही आवश्यक और मुख्य पोषक तत्व है और ख़ास करके कोसी रीजन में देखा जाता है कि मक्के के ऊपर पत्ती जो है सफ़ेद सफ़ेद रंग का लक्षण दिखाई पड़ता है, पट्टी उसका सफ़ेद हो जाती है
उस अवस्था में हम अगर जिंक सल्फेट का प्रयोग करें, जिंक का प्रयोग करें, तभी हम सुधार पाएंगे। क्योंकि अगर पत्ती सफ़ेद रंग का लाइनिंग बना पाती है तो इसका मतलब कि उसमें जिंक की कमी है, और जिंक देकर के हम सुधार सकते हैं। एक स्पष्ट लक्षण दिखता है कि पत्ता जो चलता है उसमें लंबा लंबा लाइनिंग बन जाती है, सीधे सीधे पत्ते के ऊपर लाइनिंग नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ दिखाई पड़ता है। वो लक्षण जो है मैंगनीज की वजह से होता है, और उसको मैंगनीज वाले पोषक तत्वों को देकर के हम उसकी आपूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा एक बोरान पोषक तत्व होता है। बोरान में क्या होता है कि बोरान का मुख्य काम जो होता है, जो कोशिका बनती है और पौधों की बढ़वार होता है, उस बढ़वार को कोशिका के जो बाहरी किनारा होता है उसको मजबूत बनाता है, उसको सही ढंग से बढ़ाता है। इसके अलावा उसका सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं या जो उसके बीज बनने, दाना बनने के लिए जो आवश्यक चीज़ पोलन ग्रेन होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, उसको ये मजबूती प्रदान करता है और उसके ड्यूरेशन बढ़ाता है, जिससे कि दाने बनने में समस्या नहीं आती है। इस प्रकार किसान भाई मक्के की फसल में आप पोषक तत्वों की कमी को पहचान कर इनकी पूर्ति कर सकते हैं और मक्के की फसल से अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्याज की खेती अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसानों ने प्याज की रोपाई कर दी है वो फसल की अच्छी बढ़वार के लिए इस समय खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ इसमें लगने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र पटना के विषय विशेषज्ञ अनुराग मौर्य। अत्यंत महत्वपूर्ण फसल है जिसका उपयोग हम सब्जी, सलाद एवं गंध के कारण मसालों में भी प्रयोग करते हैं। तो उसके बढ़वार के लिए विशेषतर हमें नाइट्रोजन और पोटास, जो कि प्याज की फसल के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आवश्यक होता है देना। नाइट्रोजन को 2 भागों में देना चाहिए। पहला रोपाई के यानी कि जब खेत की तैयारी करते हैं तभी दे देना चाहिए उसकी आधी मात्रा, और आधी मात्रा जो बच जाती है वो 30 से 40 दिन बाद देना चाहिए। और साथ ही साथ ये बता दें कि प्याज के खेत में अगर खरपतवार नहीं रहेगा तो हमारा जो बल्ब होगा यानी कि बल्ब जो जिसको प्याज बोलते हैं सल्क, वो बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए हमें प्याज की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए 10 से 15 दिनों के अंतराल पर खुरपी की सहायता से निराई गुड़ाई करना चाहिए। इससे फसल में नमी अधिक दिनों तक बनी रहती है, जिससे कंदों का बढ़वार ठीक ढंग से होता है। प्याज में जितनी हल्की निराई और गुड़ाई की जाए उतना ही अच्छा होता है, लेकिन जब पौधे इसके बड़े हो जाए तो हमें निराई और गुड़ाई दोनों बंद कर देनी चाहिए। प्याज की निराई गुड़ाई में मजदूरों की समस्या अक्सर देखी जाती है। ऐसे में खरपतवारों की रोकथाम हेतु आप प्याज रोपाई के 3-4 दिन बाद खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग कैसे करना है, आइए जानते हैं। खरपतवार को मारना है लंबी चौड़ी जिसकी पत्तियां बड़े बड़े होते हैं, उसको स्टोम्प या रेनोरेट 2.5 लीटर या 2 केजी का 800 लीटर घोल बनाकर छिड़काव करें। और साथ ही साथ विशेष ध्यान ये देना चाहिए कि प्याज के पूरे जीवन में नमी की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। तो लगभग 10 से 15 सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान भाई सिंचाई के समय एक विशेष ध्यान ये अवश्य दें कि हमारी फसल जब 70% तैयार हो जाए तो खुदाई से 2 से 3 दिन पहले पानी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 से 3 दिन पहले पानी देते हैं तो खुदाई करना उत्तम रहता है।
अगर आप खुदाई के जस्ट पानी दे देंगे यानी तत्काल पानी दे के खुदाई करेंगे तो वो हमें उपज अच्छा नहीं मिलेगा। प्याज में सड़न हो सकती है, उसके जो कंद बनते हैं सल्क उसमें भी सड़न आ सकती है। प्याज की फसल को कीट और रोगों से भी काफी नुकसान होता है, तो फसल में लगने वाले कीट और रोगों की रोकथाम कैसे करना है, आइए जानते हैं डॉक्टर DK जैन से। किसान भाइयों, प्याज में मुख्य रूप से जो कीड़े पाए जाते हैं या बीमारियां पाई जाती है उसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। मुख्य रूप से जब अगर बीमारियों की बात करें किसान भाइयों, तो इसमें मुख्य रूप से बैंगनी धब्बा रोग है, जिसको अपन पर्पल ब्लॉच भी कहते हैं। इस रोग में आप देखेंगे कि किसान भाइयों जो इसका प्याज का तना है या पत्ती है या जिसको डंठल कहते हैं, उस डंठल पर शुरुआत में आप देखेंगे कि सफ़ेद और भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और मध्य भाग उसका आप देखेंगे तो बैंगनी गुलाबी रंग का होता है। तो आप क्या करें कि कोई भी कवकनाशी या फफूंदनाशी जो है उसका हमें छिड़काव करना है, जैसे कि M45 है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना है। किसान भाइयों, प्याज में लगने वाले मुख्य कीड़ों की अगर अपन बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसमें थ्रिप्स लगता है, जिसको आप पर्णजीवी भी कहते हैं। यह किसान भाइयों ये एक ऐसा कीड़ा है जो कि वायरस का भी संचारण करता है, मतलब ये एक तरह से वेक्टर का काम करता है। इस कीट के किसान भाइयों मुख्य रूप से जो नींफ अवस्था है जिसको अपन शिशु कहते हैं और वयस्क अवस्था है, दोनों ही अवस्थाएं इसकी हानिकारक है। ये किसान भाइयों क्या करते हैं, प्याज के पत्तों से या कोमलांगों से जो होते हैं उससे ये क्या करते हैं कि उसका रस चूसते हैं, जिससे कि धीरे धीरे क्या होता है कि पौधों पे पीले कलर के धब्बे बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे पत्तियां इसकी मुरझा जाती है। अगर ज्यादा समस्या है तो ये ध्यान रखें कि फूल आने से पहले किसान भाइयों हमें यह क्या करना है कि या तो डाइमेथोड है या मिथाइल डिमेटॉन है या प्रोफेनोफॉस है, इसको किसी भी एक कीटनाशी को हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इसको छिड़काव करना है। और ये जरूर ध्यान रखें कि प्याज की पत्ती थोड़ी चिकनी होती है, तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई स्टिकर जैसे चिपकने वाले पदार्थ है उसको 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से हमें छिड़काव करना है। किसान भाइयों, जो प्याज में जो बताए गए कीटों का अगर सही समय पर या सही तरीके से अगर आप प्रबंधन किया तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी में आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आजकल किसान भाई फसलों में कीटों के नियंत्रण के लिए विभिन्न कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और इन कीटनाशकों का जहरीला असर फसलों के उत्पाद पर भी देखा जाता है, जिन उत्पादों को खाने से मनुष्य में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप अपने स्तर पर जैविक कीटनाशक बनाकर फसलों में इस्तेमाल करते हैं तो इन सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आप कैसे करें जैविक तरीके से कीटों का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RK यादव। तो इसमें हम मुख्य रूप से जैसे हम बात करते हैं बहुत सी फसलें हैं, जैसे हमारी आज एक मिर्ची है, लहसुन है, इन सब फसलों में आजकल जो रस चूसने वाले कीट हैं जैसे थ्रिप्स है, माहू है, जैसिड है या सफ़ेद मक्खी है, इनकी बड़ी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो किसान भाइयों, इनमें इस समस्या की निजात पाने के लिए हमें जैविक दवाइयों का समावेश करेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसमें फ़ायदा मिलेगा। किसान भाइयों, आपकी फसलों में कई प्रकार के रस चूसक कीट तथा इल्लियों का प्रकोप होता है, जिनके नियंत्रण के लिए आप अनेक तरह की रासायनिक दवाओं का छिड़काव भी करते हैं, जो कि एक महंगी प्रक्रिया है तथा इसका मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप जैविक रसायन तैयार कर फसलों पर छिड़काव कैसे करें, आइए जानते हैं। जैविक में हम बात करें, जैसे नीम का तेल है, नीम का तेल का वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ राज्य में कृषि विभाग के माध्यम से भी किसान भाइयों को लगातार वो नीम का तेल दिया जा रहा है। नीम का तेल का हम जब प्रयोग करते हैं शुरुआती समय में, जब आपको लगता है कि आपके खेत में जैसे आपका माहू है, सफ़ेद मक्खी है, ये खेत में आना शुरू होते हैं, आपको फसल में घूमते हैं, दिखते हैं, तो आप अपने खेत में नीम का तेल जो आपको पास उपलब्ध है उसका 75 ml
जो है नीम का तेल, उसको आप आपके उसमें डालें और उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह किसान भाई जो भी फसलें लगाती, फसल में इल्ली आती है, इल्ली लगती है, अगर उसमें हम बियोरिया बेस याना घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो उस घोल में जो जीवाणु रहते हैं वो उस पे इल्ली की सतह पे आते हैं, त्वचा पे आते हैं, तो त्वचा में पड़ने के बाद में वो वहाँ पर उगकर उस इल्ली को ख़त्म करने लगते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हम जब खेत में घूमते हैं तो हमें बहुत सारी इल्लियाँ सफ़ेद रंग की मरी हुई मिलती हैं, तो वो जो सफ़ेद रंग की इल्ली हमें मरी हुई मिलती है वो ही इल्लियाँ उस जीवाणु से मरी हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग का जो पाउडर आ रहा है वो बियोरिया बेसियाना के कारण ही आता है। ऐसी इल्लियाँ जो सफ़ेद हो गई हैं उनको इकट्ठा कर लें और उनका पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, तो वो ही काम, वो जो बाज़ार से हम लाते हैं वही काम हमारा वो घोल करेगा। इसी तरह एक NPV आता है, चने में इल्ली आती है, अभी चने में जैसे चने का फसल चल रही है, अभी उसमें इल्ली की बड़ी समस्या आती है। NPV 250 LE 250 LE का उसकी जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो आती है। अगर उसको हम छिड़काव करते हैं हमारे खेत में देखते हैं कि इल्ली मरने लगती है तो वो काले रंग की होगी, उल्टी लटक जाती है। इसके अलावा किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई आजकल अपने अपने गांव स्तर पर बहुत सी जैविक दवाइयों का उत्पाद बना रहे हैं, जो हमारी आसपास जो वनस्पति है जिसमें आपका जैसे बेशरम है, धतूरा है, आक है, नीम है, सीताफल है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि हमारे जानवर नहीं खाते हैं और ये फसल हमारे मेड़ों पर या जंगलों में खड़े रहते हैं। इन पौधों की बराबर मात्रा में हम पत्तियां इकट्ठी कर लें। जब भी हम बाहर निकलते हैं, खेत पे घूमने जाते हैं, तो जैसे इकट्ठी कर ली, उन पत्तियों को इकट्ठा बराबर भाग में इकट्ठा कर लिया, उसके बाद में इनको थोड़ा सा हम कूट लें और जितनी मात्रा में इन पौधों की हमने पत्तियां इकट्ठी की हैं उतना ही हम पानी ले लें और किसी पुराने मटके में इनको सबको मिलाकर उस मटके में भर दें आप। और उस मटके में आप चाहें तो जो तंबाकू होती है, जो बेकार है, जो गांव में मिल जाती है, जो किसी काम की नहीं है, वो तंबाकू भी आप इसमें मिला सकते हैं। मिलाने के बाद में आप उस मटके का मुंह एकदम से बंद कर दें, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि एयर टाइट, उसमें हवा न जाए और न बाहर आए। प्लास्टिक की थैली से बंद कर दें या पत्थर रख कर उसको लीप दें आप, और कम से कम 25-30 दिन तक आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें आप। 25-30 दिन बाद जब ये बिल्कुल सड़ जाएगा, इसमें फर्मेंटेशन हो जाएगा, उसके बाद इसको आप एक पतले कपड़े से किसी दूसरे बर्तन में छान लें आप। और छानने के बाद में उसमें आप एक जो चिकना करने का पदार्थ आता है, सैंडोविट है या साबुन है नहाने वाला, वो साबुन थोड़े से पानी में घोलकर उस घोल में आप मिला दें। वो चिकना पदार्थ रहेगा तो वो उस पत्ती पे वो चिपकेगा और उसका प्रभाव ज़्यादा देर तक रहेगा, ज़्यादा उपयोगी होगा। किसान भाइयों, जैविक रसायनों के अलावा भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप फसलों पर होने वाले कीटों के प्रकोप को कम कर सकते हैं। तो क्या है वो सस्ते और साधारण उपाय, आइए जानते हैं। के अलावा कुछ तरीके और हैं जो हम बिना कीटनाशक के भी हमारे खेत में फसलों को कीटों से बचा सकते हैं। आप लोग जानते हैं जैसे लाइट ट्रैप आता है, प्रकाश प्रपंच जिसको हम लोग बोलते हैं। आप लोग जानते हैं कि हम जब शाम को हम बल्ब जलाते हैं तो बहुत सी तितलियां उड़कर आती हैं। ये तितलियां वही होती हैं जो कि हमारे खेत में इल्ली पैदा करती हैं। तो इन तितलियों को हम हमारे हाथ से तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन इन तितलियों को हम इकट्ठा करने के लिए लाइट ट्रैप आता है, प्रकाश प्रपंच जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो प्रकाश को देखकर उस प्रकाश की तरफ आकर्षित हो आएंगी और उसमें आकर ख़त्म हो जाएंगी। कुछ मात्रा में भी कम होती हैं तो उनकी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, संतान है, वो हमारे खेत में कम होंगी और निश्चित रूप से उससे हमारे खेत में फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप आता है। इसमें प्रति हेक्टेयर हम 10 फेरोमोन ट्रैप निश्चित दूरी पे लगाते हैं। उसमें जो सेप्टा लगता है, ल्यूर लगता है, उसमें जो गंध निकलती है, उस गंध के कारण जो भी खेत में नर तितली होती है, नर पंखी होती है, वो आकर्षित होकर उसमें आती है, इकट्ठी हो जाती है और उसमें इकट्ठे होने के बाद में उनको हम गड्ढा खोदकर दबा दें या उनको नष्ट कर दें। इसके अलावा हम देखते हैं कई बार बहुत सारे पक्षी होते हैं, वो इल्लियों को पकड़ खाते रहते हैं। तो चूँकि खेत में उनके कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, तो हम हमारे खेत में, जैसे चने के खेत की बात करें हम लोग, तो कम से कम 40 से 50 टी आकार में हम लकड़ियां गाड़ दें, जिससे वो पक्षी उन पे बैठेंगे और जो भी उनको खेतों में इल्ली नजर आएगी उसको पकड़कर वो ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा जो हमारे खेतों में जो रस चूसने वाले कीट रहते हैं, जिसमें आपका एफिड है, थ्रिप्स है, सफ़ेद मक्खी है, जेसिड है, इन कीटों को अगर हम वैसे पकड़ना चाहें, वैसे इनको ख़त्म करना चाहें,
तो पीले जो बोर्ड आते हैं जिन पे ग्रीस हम लगाते हैं, अगर हम जगह जगह ये लगा देते हैं तो निश्चित रूप से जब वो उड़ते हैं फसल के ऊपर से मूव करते हैं एक जगह दूसरी जगह पे, तो ग्रीस चिपका होने से वहाँ पे जो ग्रीस रहता है उस पर आके चिपकते हैं और उनकी संख्या कम होने से उनकी संतान कम होगी और हमारे खेत में इनका प्रभाव कम होगा। ये सब सम्मिलित रूप से करने से हमारे खेत में इन कीड़ों का प्रभाव कम हो जाएगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला वैशाली से मोतीलाल कुशवाहा, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पालक की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मोतीलाल कुशवाहा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जहाँ तक बात करते हैं उन्नत सी प्रजातियों के रूप में जो प्रमुख प्रजातियां हैं उसमें जो है नंबर 1 पूसा भारती, आल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा जाइंट प्रमुख प्रजातियां हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, हमारे द्वारा बताई गई विधि से इन प्रजातियों को सही तरीके से अपनाएंगे तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मक्के की फसल में झुलसा रोग के कारण, लक्षण और रोकथाम। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatavihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।